प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है बांग्लादेश के बाद भारत में तलबा का इनकलाब। भारत में जेंसी की बगावत दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। मोदी सरकार के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है और भारत तकसीम का शिकार है। अखंड भारत का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। वो भारत जो दावे करता था अपनी जमहूरियत के, नाम नहाद जमहूरियत के, लेकिन वहाँ पे 36 से ज़ायद रियासतें अलग की तहरीक चला रही हैं। और नागालैंड की जब हम बात करते हैं तो उनका अपना अलग उन्होंने तराना और झंडा भी बना लिया। करेंसी के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो महरूमियाँ हैं और इन महरूमियों को जेंसी ने काकरोच जो जमात बनी, देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई और उसके बाद उसका रिएक्शन आया। और अब हम देख रहे हैं कि भारत में अपोजिशन जमातें भी, सेलिब्रिटीज़ भी साथ दे रही हैं इस तहरीक में। और ये तहरीक मोदी सरकार के घर जाने का सबब बन गई है। और लोग वैसे भी तंग थे भारत में इस तरह की इस नाम नहाद जमहूरियत से, इस हुकूमत से और इस RSS सरकार से। अब भारत के अंदर ये हंगामे हो रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की नौजवान नस्ल जो कि कुल आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद कर रही है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हम ज्वाइन किया है मेजर रिटायर्ड मोहम्मद नदीब शेख साहब ने, सीनियर दफ़ाई तज़ियाकार हैं और हमेशा आप इनको इंडियन चैनल्स पे भी देखते हैं। मेरे साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थोड़ी देर में हमें मनव्वर मिर्ज़ा साहब ज्वाइन करेंगे, आलमी अमूर के एक्सपर्ट हैं और वो भी खुलकर इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर लिखते भी हैं और बोलते भी हैं। मैं साहब किस तरह देखते हैं, भारत दावे उनके बहुत थे कि और हमेशा वो इस तरह की फेक एक्टिविटीज़ तो करता रहा, क्लेम। अब वहाँ पे तलबा जो है वो सड़कों पे हैं, इंटरनेट पे उन्होंने एक बोचाल मचा दिया और ख़ुद इस वक्त RSS सरकार की नाक में दम करके रखा हुआ है। किस तरह देखते हैं इस इनकलाबी मूव को? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बड़े अरसे के बाद मोदी साहब को जो है इस वक्त कोई अपोजिशन टकरी है। और आपको पता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है बेसिकली, जी जी, जो इसको हम जेंजी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सिमिलर पैटर्न पर ये है। यंग स्टूडेंट्स की ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, एक पार्टी बन गई है। जिस तरह से आपने देखा था कि नेपाल में हुआ है, उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह से जो है वो श्रीलंका में हुआ, अभी ये बांग्लादेश के अंदर भी ये इसी तरह का ये है। तो ये पहली बार जब से ये मोदी साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं, पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी रैली और जिस तरह से उन्होंने इस वक्त वो जंतर मंतर के ऊपर अपना जो है वो एक बैठक की हुई है और धरना दिया हुआ है, तो ये भारतीय हुकूमत के लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक है। और जिस तरह से वो डील कर रहे हैं, आपने देखा कि कल जब वो पार्लियामेंट की तरफ जाने का उनका प्लान था, तो किस तरह से उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, किस तरह से आपने देखा कि उनके ऊपर उनको लाठी चार्ज के साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माजी में हम देखते थे कि वहाँ क्रिश्चियनों के साथ, मुसलमानों के साथ, अकलियतों के साथ, सिखों के साथ, किसानों के साथ यही कुछ हो रहा होता था। और ज़ाहिर है दुनिया उसको रिपोर्ट भी करती थी, लेकिन भारत मानता नहीं था, वहाँ का गोदी मीडिया मानता नहीं था। और अब राहुल गांधी हों या बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हों, वो जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कैसे ज़मीन पे गिराया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, उसके बाद फिर उनको अरेस्ट किया जाता है, फिर थानों का घेराव होता है, लाखों की तादाद में वहाँ लोग निकले हुए हैं सड़कों पर। तो ये वो एटीट्यूड है इस RSS सरकार का कि वो माजी में भी ये सब कुछ अक़लियतों के साथ करते रहे। आप अपोजिशन जमातें वहाँ पे कर रही हैं, फिर यूथ सबसे बड़ा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नंबर ही इतना बड़ी तादाद में है, वो अब सड़कों पे है। तो इनको जिस तरह ये हैंडल कर रहे हैं, ये आप नहीं समझते कि मज़ीद ये तकसीम पैदा कर रहे हैं और यही इनके जाने की सबब बनेगा? असल में इन्होंने इसको अभी तक सीरियस लिया नहीं है और इनको अंडर एस्टिमेट इन्होंने अभी तक किया है। और इसीलिए जो आपने देखा कि जो 20 जुलाई का जो हुआ वाक़या, जिसमें बहुत ज़्यादा ये जेंसी के ऊपर पुलिस वालों ने पथराव किया और किस तरह से ये क्लैश हुए, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक इन्होंने इनको लाइट लिया हुआ है। और इनकी डिमांड भी अभी तक सिर्फ ये है कि वज़ीर तालीम जो है उसका इस्तीफ़ा वो मांग रहे हैं और कुछ चेंजेस मांग रहे हैं कानून में तालीम के लिए। जिस तरह से आपने देखा कि मेडिकल एंट्री टेस्ट जो था, उसके ऊपर किस तरह से वो बच्चों ने खुदकुशियाँ की, 20 बच्चों की खुदकुशियाँ उसके ऊपर हो गई कि वो टेस्ट लीक हो गया, उसका पेपर लीक हो गया और फिर दोबारा गवर्नमेंट ने कहा कि जी दोबारा टेस्ट होगा। तो 120 बच्चे तो दोबारा उसमें आए भी नहीं हैं।
तो इस तरह से ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है बच्चों के साथ। आप देखिए, आपने जैसे कहा कि मुसलमानों के खिलाफ ये करते रहे, क्रिश्चियनों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, लेकिन अब पहली दफा ये इसमें सारे लोग शामिल हैं। ये एक कंपोजिट पार्टी है, इसमें ज्यादातर हिंदू बच्चे हैं, और ठीक। ये वहाँ के जनता पार्टी से भी इनके जो पेरेंट्स का इनका ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वो अब इस दफा निकल आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन्होंने इस तरह लाइट लिया जिस तरह अभी तक ले रहे हैं, और अभी तक उन्होंने कोई बयान भी नहीं दिया, ना ही एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर कोई उन्होंने अभी तक बात की है, तो मुझे लगता है कि अगर ये बात बढ़ गई, जिस तरह वांगचुक भी आ गए, आपने देखा लद्दाख वाले भी जो है वो भी वहाँ पे नागालैंड और इस तरह के लोग और भी आ रहे हैं, बॉलीवुड के लोग भी आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद कुछ अरसे में ये इनके लिए मुसीबत बन सकती है। मुसीबत बन सकती है। मिर्ज़ा साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं शो में। और किस तरह देखते हैं जब आपकी हमारी बारहा इसके ऊपर बात होती रही है, चाहे वो 5 अगस्त का स्टेटस हो, उससे लेकर अब तक कि भारत में जो बेचैनी पाई जा रही है, वहाँ की जो यूथ है, आप इंटरनेशनल ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं, इंडियन से भी मुलाकातें होती हैं आपकी, बेचैनी थी, उसका इम्पैक्ट आया, और अभी जिस तरह जितनी बेदर्दी से इन पॉलिसीज़ को कुचला जा रहा है और यूथ को मायूस किया जा रहा है इंडिया में, अब समझते हैं कि ये बांग्लादेश मॉडल बनने जा रहा है और उस तरह का इम्पैक्ट आएगा। इससे पहले हमने देखा कि वहाँ की जो अवामी पार्टी थी, वो आम आदमी पार्टी, तो उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था, लेकिन ज़ाहिर वो एक सूबे की हद तक थे, एक रियासत की हद तक थे। तो अब आपको लगता है कि चूँकि पूरे भारत से, और न सिर्फ भारत से बल्कि ओवरसीज़ इंडियंस जो हैं उनकी बहुत सपोर्ट है इस पार्टी को, यानी यूथ को। मिर्ज़ा साहब, मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मिर्ज़ा साहब से कोशिश करेंगे राब्ता हमारा बहाल हो सके, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मेजर नदीम साहब, जो आप बात कर रहे थे, जैसे मोदी हैं वैसे ही उनके जो मिनिस्टर्स हैं और उनके जो एमपीज़ हैं वो भी हैं। अब मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ उनसे। रवि किशन हैं जो माजी में ज़रा फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, तो उनसे पूछा गया कि ये भारत में क्या हो रहा है नीट के हवाले से, जो ज़रा वहाँ का एक कौमी एंट्री टेस्ट है। जब आप MBBS या किसी भी दाखिले के लिए जाते हैं तो वो टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। सो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये नीट अखबार ने ना ये ख़बर लीक कर दी है, और ये ख़बर लीक नहीं करनी चाहिए थी, और नीट को सज़ा होनी चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए। और इमेजिन करें कि वो खुद वो मिनिस्टर है और उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये इशू क्या है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि वो तो सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि अगर सीरियस ले रहे होते तो उनको पता होता कि ये बेसिकली इशू क्या है पूरा भारत, और फिर जो ओवरसीज इंडियंस हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इनको पता ही नहीं है कि इशू क्या है। मैं समझता हूं कि पहली दफा मोदी साहब की जो इंतहा पसंद पॉलिसियां हैं उसके खिलाफ ये एक तरह से ये नफाज बना है। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी भी एक रियासत के अंदर जिस तरह से थी, लेकिन ये जैनजी है, इसके अंदर आप देखें यंग जनरेशन है, और इस पूरे रीजन में सार्क में इन्होंने पहले भी काफ़ी, आप देखें कि बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में सब कुछ, तो आप देखेंगे कि ये बहुत टफ टाइम देंगे मोदी हुकूमत को। और वो जो आप वाली बात है कि इनको अभी तक आइडिया नहीं है और वो इन बच्चों को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, जबकि इस वक्त जो दूसरी जो पार्टियां हैं आप देखें हिज़्ब इख्तिलाफ की, जिसमें ये कांग्रेस है ख़ास तौर पर, इनको भी मौका मिल गया। अदरवाइज अभी तक ये कोई टफ टाइम नहीं दे सके हैं हुकूमत को, ये अपोजिशन। और ये पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल करके, जैनजी को इस्तेमाल करके, आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से मोदी साहब के घर के बाहर धरना भी दिया, लेकिन वो फौरी तौर पर जो है वो ख़त्म भी हो गया और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। तो ये दूसरी जो पार्टियां हैं इस वक्त, ये दूसरी जो महाज वाली पार्टी है और ये जो है कांग्रेस, ये कोशिश में है कि इस जैनजी के को एज ए सीढ़ी इस्तेमाल कर सकें और ये लोग मोदी हुकूमत को गिरा सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोदी हुकूमत का इक़्तिदार शदीद खतरे में है और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है, इसमें तमाम स्टूडेंट शामिल हैं। आपने जैसे बताया कि ओवरसीज जो इंडियंस हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके बच्चे हैं यहाँ पे और वो इन चीज़ों को समझते हैं कि मेरिट क्या होती है और किस तरह से मेरिट की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं ये लोग नीट के अंदर। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो नया माज खुला है इनकी इंतहा पसंद पॉलिसियों का, इंशाल्लाह ये बेल मुड़े सर चढ़ेगी। ठीक है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट कितना है, चूँकि ये माजी में जो सब कुछ हो रहा था उसको सपोर्ट भारत के जो अपने लोग होते थे, यानी ओवरसीज़ इंडियन जिनकी हम बात कर रहे हैं बार बार, और ख़ुद दिल्ली के अंदर से उनको सपोर्ट नहीं मिलती थी। जैसे किसान तहरीक थी तो उसको किसी हद तक ओपोजिशन की सपोर्ट मिली,
लेकिन वो मोमेंटम गेन नहीं कर सके, उसको पंजाब बेस्ड करके और पंजाब का इशू समझ कर डील किया गया, ट्रीट ही गलत तरीके से किया गया। क्रिश्चियनों के इश्यूज़ होते हैं, उनको ज़ाहिर है वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, अक़लियत में या मुस्लिम्स हैं जो अक़लियत में, इन सारे इश्यूज़ को मिलकर दबाया जाता था। चूँकि चैलेंज भारत हो रहा होता, इलीट क्लास चैलेंज होती थी, हुकूमती जो सतह पे लोग चैलेंज होते थे। इस दफ़ा ये नहीं है, इसमें चूँकि ब्यूरोक्रेसी वहाँ की चैलेंज हो रही है और उसके खिलाफ आवाज़ दिल्ली से भी उठ रही है, न्यूयॉर्क से भी उठ रही है और ओवरसीज़ जहाँ जहाँ इंडियंस हैं। तो ये इम्पैक्ट कितना होगा, और स्पेशली डिजिटल वो गूगल जिसमें खुद इंडियंस बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में होते थे, तो ये चीज़ दब जाती थी। अब तो वो खुद इस चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं, और जिस बच्चे ने ये काकरोच जनता पार्टी बनाई वो तो खुद ओवरसीज़ है। देखिए, मोदी साहब 2014 से बरसर और उनकी जो इस वक्त सख्त पॉलिसियां हैं वो तमाम अक़लियतों की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये एक कट्टर हिंदू जमात कह लें कि उसको रिप्रेजेंट करती है, उसका निशान भी वही है। और जो ये लोग कर रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, इलाकों के नाम चेंज कर रहे हैं, इस तरह की मूवीज़ बन रही हैं, ठीक है, जो इंडिया में जो ये हिंदू तवा तहरीक को जो हवा दे रही है, इन्होंने बहुत शदीद कंट्रोल किया हुआ है मुसलमानों के ऊपर, सिखों के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, जितनी भी अक़लियतें यहाँ पे हैं। और जो दल्लत वगैरह जो हिंदुओं की, इन्होंने इनको हिंदुओं में शामिल किया हुआ, हालांकि ये हिंदू नहीं है दिल्लत जो है ये, लेकिन उसको मेजॉरिटी शो करने के लिए शामिल किया। तो इन्होंने कंट्रोल बहुत किया हुआ है मीडिया के जरिए से। आप देखें सारा मीडिया इनका है, और क्या ये पूरा गोदी मीडिया है, मीडिया तो है ही नहीं, गोदी मीडिया सिर्फ मोदी सरकार की बात करता है। मीडिया में जितने बड़े अमीर लोग हैं, अंबानी वगैरह, ये अडानी, ये इनके जरिए से ही ये हुकूमत का कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है जनाब। अच्छा, सवाल मेरा बड़ा बुनियादी सा था, वो बीच में आपकी ऑडियो कट गई थी। किस तरह देखते हैं भारत में, माजी में हमारा आपकी बात होती थी कि ये जो एक बेचैनी है भारत के अंदर और यूथ में मायूसी है, वो ज़रा गोदी मीडिया ऊपर आने नहीं देता था, खुल के बात होती नहीं थी। इस दफ़ा ये कैंपेन ही चूँकि ओवरसीज़ इंडियंस ने चलाई, उसको बड़ी ज़बरदस्त पजीराई मिली और ख़ुद अब इंडिया के अंदर से उनको सपोर्ट मिल रही है। दिल्ली में हो, पूरे भारत में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये एक मॉडल साबित होगी और ये एक तब्दीली, बड़ी तब्दीली साबित होगी गोदी सरकार को घर जाने के लिए? देखिए, बात असल में ये है कि ये तकरीबन उसी किस्म का एक मूवमेंट है जिस किस्म का बांग्लादेश में अभी हाल में हुआ है 2 साल पहले। वो भी स्टूडेंट्स का एक मूवमेंट था और फिर उसने वायलेंस की एक शक्ल इख्तियार की। उसमें भी आपको याद होगा कि भूख हड़ताल भी हुई। और भारत के अंदर ये एक ट्रेडिशनल चीज है। आपको याद होगा गांधी से लेकर फिर दूसरे कई लोग जो हैं वो ये भूख हड़ताल के अंदर हलाक भी हुए हैं। इस मरतबा भी वो आम आदमी की पार्टी के जो सरबराह हैं उन्होंने भी भूख हड़ताल की हुई थी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना जी जी कि एक संचक नामी एक साहब थे, 58 ईयर्स ओल्ड है, वो इंजीनियर है, एक्टिविस्ट है। उन्होंने ये भूख हड़ताल की थी, फिर उन्होंने हाईकोर्ट के कहने के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। अब क्वेश्चन असल में ये नहीं है कि वो क्या हुआ ये कि वायलेंस इस तरह में तब्दीली इस तरह हुआ कि स्टूडेंट्स जो है वो असल में मुतालबा क्या कर रहे हैं। उनका पहला मुतालबा तो जो बुनियादी एक ही है, वो कहते हैं कि उनके यहाँ प्री मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें 28 लाख स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया शरीक होते हैं। उसमें पेपर भी लीक होते हैं, उसमें करप्शन भी होता है और उसमें मतलब ये है कि उनके साथ नाइंसाफी की जाती है। तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के जिसे कहते हैं ना रेगुलेशन की मांगी है, लेकिन जो बीजेपी है उसने अभी तक इस किस्म की कोई चीज नहीं की। लेकिन इसके जवाब में बजाय इसके कि वो बातचीत करती, उसने पुलिस और उसका इस्तेमाल करके फोर्स का उन्होंने उसे डिस्पर्स करने की कोशिश की। और एक जगह है जिसका नाम है जंतर मंतर चौक, वहाँ पे दिल्ली के अंदर बड़ा मशहूर है वो। बिल्कुल। तो आप ये इसी किस्म का चौक समझ लें, जिस तरह के आपने बड़े बड़े चौकों का नाम सुना होगा। कीप के अंदर था एक चौक, एक कायरा के अंदर एक चौक था। डी चौक ही समझ लें मिर्जा साहब, मैंने कहा डी चौक ही समझ लें। हाँ, डी चौक समझ ले। लेकिन यहाँ पे बड़ी तहरीकें चलती हैं और बड़ी कामयाब तहरीकें चलती हैं। मैंने जिसका रेफर किया था
जिन साहब ने हड़ताल की थी 1952 में, उन्होंने भी यहीं से शुरू की थी और इसकी बुनियाद के ऊपर इंडिया के अंदर लिसानी बुनियादों के ऊपर फिर सूबे जो है अल्टीमेटली 6-7 साल बाद जो थे वो पार्लियामेंट ने मंजूर किए। तो यहाँ की तहरीकें बड़ी कामयाब होती हैं, ये याद रखिएगा। और खास तौर पे जब दिल्ली के अंदर हो, जिसके अंदर फिर कांग्रेस भी शामिल हो गई, उसके लीडर को भी गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। तो और उसके अलावा आपने देखा अहमदाबाद में भी, बेंगलोर में भी और दूसरे कई शहरों के अंदर भी। अच्छा, ये इर्रिस्पेक्टिव है, इसके अंदर कोई अकलियतें या ये मेजॉरिटी वाले का मामला नहीं है। ये पूरे सारे के सारे लोग मिलकर जो हुकूमत के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। अच्छा, ये मिर्जा साहब चूंकि वक्त कम है, ये वो मोमेंटम था जो माजी में नहीं मिला। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, शायद ऑडियो अब तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पाई थी, कि माजी में किसान तहरीक हो या सरदारों का मसला हो या फिर क्रिश्चियंस का, उसको सपोर्ट नहीं मिलती थी। इसको भारत से भी और बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है जो ओवरसीज इंडियंस हैं। मेरी गुजारिश है जी, ऐसा नहीं है। भारत के अंदर खुद इस किस्म की एक तहरीक चली थी। आपको याद है इंदिरा गांधी कैसे हटी थी? जी जी, आपको याद है इंदिरा गांधी कैसे हटी थी? वो भी इसी किस्म के इल्जाम के तहत गई थी और उसके बाद उन्हें वज़ारत उज़्मा छोड़नी पड़ी थी। आपको याद है? यही करप्शन का इल्जाम था उन पे। उन जैसी पॉपुलर लीडर को, जो कि जवाहरलाल नेहरू जो के फाउंडर थे इंडिया के बनावटी, उनको भी वो छोड़नी पड़ी। तो इंडिया में इस किस्म की तहरीकें जो है वो कामयाब भी होती हैं और वो अपना असर भी रखती हैं और वो मजबूर भी करती हैं हुकूमतों को। तो मोदी सरकार तो अभी आपने देखा कि इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर उन्हें शिकस्त दी थी। तो अब ये जो है ये भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं शिद्दत का चैलेंज है। आम आदमी के पार्टी के बाद गालिबन ये सबसे शिद्दत का चैलेंज है। इससे पहले आपको याद होगा सिखों ने भी एक हड़ताल की थी और लाल किले की तकरीर तक मोदी साहब को कैंसिल करके जाना पड़ा था। याद है आपको? बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने 14 मिर्जा साहब, मेरा जो सवाल था वो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। आपने इंदिरा गांधी की बात की, माजी की हुकूमतों की बात की, कि मोदी को जो अभी टफ टाइम मिला था आम आदमी पार्टी के दिनों में मिला था, सिख तहरीक की आप बात कर रहे हैं उससे मिला था, फिर किसान तहरीक जो चली थी उसके ऊपर वो बड़ी जी, लेकिन उसको भारत से अंदर से सपोर्ट उस तरह नहीं मिल रही थी और ना ओवरसीज इंडियन उनको सपोर्ट कर रहे थे। इस वक्त ये बड़ा अच्छा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट को अक्रॉस कोई यहाँ पे चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सबको सपोर्ट मिल रही है और बाहर से सबसे ज़्यादा चूँकि जो डिजिटल फोरम्स हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट इनको मिल रही है। तो आप समझते हैं कि ये बड़ा प्रेशर बिल्ड होगा और यही तब्दीली का बायस बनेगा मोदी के जाने का? मैं देखिए इसके मुताबिक कहना बड़ा मुश्किल है। इंडिया जो है वो बहुत ही वसी मुल्क है, एक छोटा मोटा मुल्क नहीं है। और इसके अंदर 29-30 प्रोविंसेस है, आपको पता है। 31 प्रोविंसेस है ज्यादातर। तो आप ये एकदम से इसका कोई हतमी जवाब नहीं दे सकते कि वो क्या कहते हैं। अगर मोदी सरकार ने अपना रवैया वही रखा जो कि अभी तक वो अकलियतों के साथ रखते रहे हैं, कश्मीर के मामले के अंदर रखते रहे हैं, पाकिस्तान के मामले में रखते रहे हैं, और खास तौर पे जो मुसलमान वहां पर हैं जिनकी तादाद तकरीबन 28 करोड़ के करीब है, उनको जिस तरह उन्होंने दबाया है बुरी तरह से, अगर यही रवैये से इसको भी उन्होंने डील करने की कोशिश की तो यकीनी बात है कि इसका रिएक्शन जो है वो बहुत शदीद होगा। और अगर उन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार किया और झुक गए और उन्होंने बातचीत की तो फिर उसके नताइज क्या होते हैं ये ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता। ठीक है, मैं साहब जाते जाते आप आखिरी पॉइंट है, आप क्या समझते हैं ये वो तहरीक है महरूमियों के खिलाफ? इस तरह की तहरीकें चलती हैं, खुद हमें पाकिस्तान में भी आम आवाम की जब हम बात करते हैं तो और यूथ की बात करते हैं बहुत ज़्यादा बेचैनी है। बांग्लादेश में हमने ये रिज़ल्ट देख लिया, भारत ये रिज़ल्ट देखने जा रहा है। पाकिस्तान में आपको इस तरह का कोई मूव नज़र आ रहा है होता हुआ? चूँकि यूथ के साथ आप भी इंटरेक्ट करते हैं नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में भी और दूसरे फोरम्स पे भी। देखिए पाकिस्तान में तो इस वक्त ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक।
ना ही इस तरह की कोई चीज़ है। लेकिन आपने देखा है कि जेनज़ी क्योंकि बहुत ओवरवेलमिंगली मोबाइल होते हैं और ये हेविली रिलाई करते हैं प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, थ्रेड्स है, तो ये सारे सोशल मीडिया के खिलाड़ी हैं, आर्टिस्ट हैं। तो ये जब इस सबके चीज़ें चलाते हैं अपनी रील्स, शॉर्ट्स, तो भाई साहब, और वो ये बात पूरे ठीक है आपकी। मुल्क पाकिस्तान में से- तो कंडीशन शुड बी आप मैसेज ना फॉर आवर लीडर्स। बिल्कुल, देखिए ये कभी भी उठ सकते हैं और जैसे इंडिया में भी मैं समझता हूँ कि देखिए ये अभी ये सोशल मीडिया के ऊपर है और ये सबसे बड़े डिजिटल मीडिया पे रिलाय कर रहे हैं दुनिया का। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सख्त टफ टाइम दे सकते हैं अगर इनको सीरियस नहीं लिया इन्होंने कुछ अरसे और बड़ी पूरे मुल्क के अंदर हर शहर के अंदर वहाँ ये बच्चे जमा होंगे क्योंकि 40% की यूथ जो है 15 to 25% जो ओल्ड है वो 40% यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो बहुत ज्यादा रिजर्वेशंस हैं और काफी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए बहुत बीजेपी के लिए खास तौर पर बहुत ये शुक्रिया उनकी हिम्मत चेंज करने का बात शेख साहब आपका, नवर मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और आप फ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। एक ऐसी जगह जहां